आज हम लोग बात करेंगे जीएसएलवी मार्क 3 के बारे में, जो इसका पार्ट 2 ये वीडियो है। और इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे इसके क्रायोजेनिक स्टेज के बारे में, और इसके कौन कौन से मिशन इसने अभी तक लॉन्च कर चुका है, और उसके बाद कौन कौन से मिशन ये लॉन्च करेगा आगे चल के, और इसमें क्या क्या अपग्रेड्स किया जाएगा। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। और इससे पहले आपको मैं एक विशेष बात बता दूं कि आप लोगों को अगर जिन लोगों को भी एडवांस लेवल इस क्लास को पढ़ना हो, टीचमेंट पे जाके मेरे आईडी को एनरोल कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके बाद से आप लोग अगर इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो मैं नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको आप लोग लिख लीजिएगा। और आपको एक और सूचना महत्वपूर्ण देनी है कि आप लोग जो लोग भी एडवांस लेवल पे, यानी कि जो लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, वो मुझे कॉल करके बता सकते हैं। मैं नंबर भी अपना दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये बता दें कि क्रायोजेनिक स्टेज जो इंडिया का है, ये क्रायोजेनिक स्टेज इसके सबसे ऊपर वाला स्टेज है और इसका नाम है C25। C25 नाम है इसका, नाम C25 है। और ये लगभग 4 मीटर मोटाई वाला है ये स्टेज है। और इसकी ऊंचाई लगभग 3.5 मीटर है। सॉरी, 3.5 मीटर बोल रहा हूँ, 13.5 मीटर है। और इसमें लगभग 28 मैट्रिक टन तक फ्यूल को भरा जा सकता है। और इसमें जो फ्यूल भरा जाता है, आप सभी को पता होगा क्रायोजेनिक इंजन में जो फ्यूल भरा जाता है तो लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन भरा जाता है। और ये लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन जो है, ये क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट माना जाता है इसको। और इसमें प्रेशराइज हीलियम का उपयोग किया जाता है, को भी स्टोर किया जाता है। अब प्रेशराइज हीलियम क्या होता है, तो ये आपको बता दें कि प्रेशराइज हीलियम का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर आप वैसे कंबशन करेंगे, वैसे अगर आप ईंधन को जलाएंगे तो आग की तरह धीरे धीरे जलेगा। जैसे आग जलता है धीरे धीरे करके, वैसे जलेगा। लेकिन यदि आप उसको प्रेशराइज कर देंगे तो आपका आग बहुत तेजी से जलेगा और बहुत तेजी से नोजल के माध्यम से बाहर निकलेगा। और जब नोजल के माध्यम से बाहर निकलेगा तो फिर उसके बाद से इसका थ्रस्ट बहुत ज्यादा होगा। इसी कारण इसको हीलियम को स्टोर इसमें भी किया जाता है। और आपको बता दें कि इसमें C20 इंजन लगा हुआ है। देखिएगा, इसके स्टेज का नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है, C25 इसके स्टेज का नाम है, लेकिन इसमें जो इंजन लगता है उसका नाम है CE20 इंजन। याद रखिएगा, इन दोनों में बहुत अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको बता दें कि ये लगभग CE20 जो इसमें इंजन लगा हुआ है, इससे ये लगभग 200 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करता है। ठीक है। और ये भारत द्वारा बनाया गया पहला इंजन है जो गैस जनरेटर का उपयोग करता है, न कि स्टेज कंबर्सन का। जो इसके पहले वाले वर्जनों में आप लोग देखे होंगे, चाहे CE7.5 हो चाहे CE15 हो, ये दोनों के दोनों इंजन में स्टेज कंबर्सन का उपयोग होता है। अब स्टेज कंबर्सन क्या होता है, तो इसकी स्टेज कंबर्सन का मतलब ये होता है कि उसमें कंबर्सन से, यानी कि जो कंबर्सन होता है ना, कंबर्सन से उसमें गैस जनरेटर उसको चलाया जाता है टरबाइन को। जबकि इसमें गैस जनरेटर से, उसमें इसमें कंबर्सन से नहीं चलाते। जो कंबर्सन चेम्बर होता है उसी से जो हॉट गैसेज निकलते हैं उससे उनको चलाया जाता था, किसको, टरबाइन को। लेकिन इसमें जो गैस जनरेटर का उपयोग किया गया, इसमें जो गैस जनरेटर का इसलिए उपयोग किया गया है क्योंकि ये गैस जनरेटर क्या है, गैस को जनरेट करता है और टरबाइन को चलाता है। आप लोग का सवाल होगा, कभी कभी मन में आपके जरूर आया होगा, इस तरह जब ये मतलब कि इसको चलाने के लिए क्या मोटर नहीं लगा सकते, उतना बड़ा टरबाइन और टर्बो पंप लगाने की क्या जरूरत होती है। आपको बता दें कि आप किस मोटर को जानते हैं जो 1 लीटर मतलब 1 सेकंड में लगभग 400 से 500 लीटर फ्यूल फेंक सकता है। कोई भी नहीं फेंक सकता। कोई मोटर के पास इतनी क्षमता नहीं होती। इतना क्षमता सिर्फ एक गैस जनरेटर के पास होती है और टर्बो पंप के पास होती है। वो टरबाइन गैस जनरेटर क्या करता है, टरबाइन को चलाता है, और टरबाइन क्या करता है, टर्बो पंप को चलाता है। और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अब उसको लगभग लाखों आरपीएम में इसकी स्पीड होती है। तो इस कारण ये बहुत ज्यादा फ्यूल को उठाकर फेंक सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें CPRP कंपोजिट पेलोड फेयरिंग का उपयोग किया जाता है। आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो आपको ऊपर दिख रहा है ये नोज कोन, इस नोज कोन में ये जो ऊपर है यही इसका पेलोड फेयरिंग है। और इसमें जो पेलोड फेयरिंग का उपयोग किया जाता है इसका नाम है CFRP। सॉरी, CPRP बोल रहा हूँ, CFRP इसका नाम है। और ये इसका पेलोड फेयरिंग का डायमीटर यानी इसकी मोटाई लगभग 5 मीटर तथा इसका जो आपको बता दें कि क्यूबिक सेंटीमीटर में अगर आप मापेंगे क्यूबिक मीटर्स में, तो इसके 110 क्यूबिक मीटर्स का इसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब द्रव्यमान चारों तरफ का। अब इसको 4 बार लॉन्च किया जा चुका है अब तक, और 4 बार में ये लगभग चारों का चारों बार सक्सेसफुल रहा है।
पहली बार इसको LVM 3X कॉन्फ़िगरेशन में, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये LVM 3 कॉन्फ़िगरेशन है। और इसको लगभग पहली बार इसको लॉन्च किया गया था तो LVM 3X कॉन्फ़िगरेशन में तथा 3 बार GSLE Mark 3 कॉन्फ़िगरेशन में लॉन्च किया गया। इसे आपको बता दें कि 2021 में इसको 2021 में एक बार लॉन्च किया जाना है दिसंबर में, अनुकूल फ्लाइट जो होने वाली है गगनयान 1 की। फिर उसके बाद 2022 में इसको 3 बार लॉन्च किया जाएगा, 2023 में एक बार और 2024 में भी एक बार इसको लॉन्च किया जाना है। अब चलिए इसके आगे वाले मिशनों की बात करते हैं हम लोग कि इसमें कौन कौन से मिशन को इसने लॉन्च किया था। तो सबसे पहले ये जो आपको स्क्रीन पर रॉकेट दिख रहा है, जिसको सबसे पहले सब ऑर्बिटल फ्लाइट के लिए टेस्ट किया गया था। ये देखिए बहुत ही डिफरेंट टाइप का ये इसका वर्जन है GSLE Mark 3 का। और इसका जो पहला सब ऑर्बिटल फ्लाइट था इसका नाम था LVM Mark 3, याद रखिएगा LVM X नाम था इसका, LVM 3X। ठीक, तो LVM 3X जो ये ऑर्बिटल था, ऑर्बिटल इसका टेस्ट हुआ था। इसमें इसने केयर सैटेलाइट को, केयर ये जो डमी सैटेलाइट था उसको आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ अभी। जो आपको दिख रहा है ये है केयर। इसकी पहली उड़ान 2014 में हुआ था और इसमें बूस्टर का कोर स्टेज को टेस्ट किया गया था। इसके बूस्टर के कोर स्टेज का टेस्ट किया जाना था, जिसमें इसमें फंक्शन के लिए डमी अपर स्टेज का उपयोग किया गया, जिसमें क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट, इसका पूरा नाम है केयर का। केयर का इसमें उपयोग किया गया, CARE केयर का। ठीक, केयर का इसमें ये जो है ना, ये क्या है, ये आपको बता दो, एक कैप्सूल है छोटा सा, और इसको इसलिए टेस्ट किया जा रहा था कि ये इसका हीट सील्ड को टेस्ट किया जाता है, यानी जो इसका हीट सील्ड सही सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको टेस्ट किया जाना था। इसका पूरा नाम आपको बता दें, क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट इसका पूरा नाम था। इसको 5 मिनट के फ्लाइट में रॉकेट को 126 किलोमीटर, रॉकेट ने इसको यानी 126 किलोमीटर इसको ऊपर ले जाके छोड़ दिया और वहाँ पे इतने केयर के हीट सील्ड का एक्सपेरिमेंट किया जाना था। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ हीट सील्ड क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा इसके देखिए, जो आपके नीचे वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ये हीट सील्ड है। देखो यहाँ पे ये हीट सील्ड है, इसी का टेस्ट इस मिशन के तहत किया जाना था। ठीक है, तो समझ में आया होगा आप सभी को, मुझे पता है। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि जब इसका हीट सील्ड का टेस्ट किया जा रहा था तो लगभग इसने एक बार में, यानी जब इस इंटर हुआ एटमॉस्फेयर में, तो लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसने तापमान को पास पहुंच गया। इसका जो टेम्परेचर था, हीट सील्ड का टेम्परेचर पहुंच गया और इसरो ने इस लॉन्च टेलीमेट्री को डाउनलोड कर लिया। यानी कि जब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा तो इस पर क्या क्या इफेक्ट हुआ, इसको इसरो ने अपने डाटा में रिकॉर्ड कर लिया, जिससे कि आने वाले ह्यूमन फ्लाइट में उनको मदद मिले। लेकिन इसी समय ब्लास्ट होने के कारण, यानी कि जब ये री एंट्री कर रहा था तो टेम्परेचर अत्यधिक बढ़ गया, जिसके कारण ब्लास्ट होने के कारण इसका रेडियो सिग्नल ब्लैकआउट हो गया। आपको एक बार बता दें कि जब भी कोई एयरक्राफ्ट या कोई भी मॉड्यूल, कोई भी कैप्सूल जब अंतरिक्ष से जब नीचे आता है, तो जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो क्या होता है कि जो विंड होती है, जो हवा होती है, वो उसके आयन जो होता है आयोनाइज होकर प्लाज्मा में बदल जाते हैं। और प्लाज्मा जो है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में बदल जाने के कारण कोई भी रेडियो सिग्नल उस कैप्सूल तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि चारों तरफ से उसके प्लाज्मा की बहुत भयंकर लेयर जम जाती है, मतलब जम नहीं जाती है, इकट्ठी हो जाती है, जिससे इसका बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाता है। तो वहाँ पे सिग्नल काम नहीं करता है, अब कोई भी कॉन्टेक्ट आप नहीं कर सकते। इसीलिए आप लोग देखे होंगे अपोलो 1 मिशन, सॉरी अपोलो 11 हो गया, चाहे अपोलो 13 हो गया, जितने भी क्रूड मिशन हुए हैं अब तक, जितने भी अंतरिक्ष में मानव को भेजा गया है, जब वो री एंट्री करते समय उनसे कोई कम्युनिकेट नहीं किया जाता, टोटल ब्लैकआउट हो जाता है। इसलिए ब्लैकआउट हो जाता है क्योंकि उसमें जो प्लाज्मा की जो लेयर बन जाती है उसके बाहर चारों तरफ, हीट शील्ड के चारों तरफ और पूरे कैप्सूल के चारों तरफ, जिसके कारण कोई भी मतलब आप उसमें सिग्नल नहीं भेज सकते, इसलिए उसको ब्लैकआउट कर दिया गया। और आपको बता दें इसका स्प्लैश डाउन जो था, स्प्लैश डाउन का मतलब देखिए, जो गिर रहा है ना अंतरिक्ष से, मतलब जो पानी में गया इसी को स्प्लैश डाउन बोलते हैं। तो जो इसका स्प्लैश डाउन था ये फेल हो गया। और इसका आपको बता दें कि 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर इसका जो अप्रोक्स कवर था वो अलग हो गया। अप्रोक्स कवर का मतलब जिसमें पैराशूट डाला जाता है, और अप्रोक्स कवर मतलब अलग हो गया और पैराशूट डिप्लॉय हो गया, यानी पैराशूट खुला। और उसके बाद इसने बे ऑफ बंगाल के अंडमान निकोबार आइलैंड के पास सफलतापूर्वक स्प्लैश डाउन किया।
तो कहोगे सर आप तो कह रहे थे कि इसका स्प्ले डाउन फेल हो गया, तो फिर कैसे अंडमान निकोबार जाके स्प्ले डाउन किया? तो मैं आपको बता दूं, इसको जहां से लॉन्च किया जाना था उससे अनुमान लगाया था कि 10 किलोमीटर के एरिया में ये स्प्लेश डाउन करेगा, लेकिन उसके मतलब जहां इसको स्प्लेश डाउन करना था वहां स्प्लेश डाउन न करके इसने बहुत दूर जाके स्प्लेश डाउन किया, इसी कारण इसको फेल माना गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि इसके बाद इसने जीएसएलवी मार्क 3 का जो पहला ऑर्बिटल फ्लाइट हुआ था उसमें इसने GSAT-19, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसका पहला ऑर्बिटल फ्लाइट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये हुआ था, जिसमें इसने GSAT-19, याद रखिएगा, GSAT-19 को लॉन्च किया था। और ये सबसे हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और ये पहली बार था जिसने इंडिया ने इतने हैवी सैटेलाइट को अपने ही रॉकेट से अंतरिक्ष में जियो स्टेशन जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजा था। ये सबसे पहला भारी सैटेलाइट था, इसको इसरो सफलतापूर्वक जीटीओ में रखा था, जो भी अपने रॉकेट से। और इसके बाद इसके डिजाइन में और बहुत ज्यादा अपग्रेड किया गया। और आपको बता दें कि इसने, और उसके बाद से ये तो इसका दूसरा मिशन था, इसका जो तीसरा मिशन था बहुत इंपॉर्टेंट था। आप लोग गेस करके कमेंट करके बताइए कि तीसरा मिशन कौन सा था। तब तक मैं आपको वीडियो फोटो अगले दिखा रहा हूँ। इसका जो तीसरा मिशन था आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप सभी लोग गेस कर लिए होंगे कि चंद्रयान-2 है। इसका जो तीसरा मिशन था इसका नाम था चंद्रयान-2, और इसने पहला ऑर्बिटल फ्लाइट 22 जुलाई 2019 को किया गया था, जिसमें चंद्रयान-2 को, जो भारत का दूसरा मून मिशन था, जिसमें एक ऑर्बिटर, आपको ऑर्बिटर ये दिख रहा होगा, ये नीचे वाला ऑर्बिटर है, ऊपर वाला लैंडर है। तो इसमें एक ऑर्बिटर एक लैंडर भेजा गया था, और इसके लैंडर के अंदर एक रोवर था जिसका नाम था प्रज्ञान, और इस जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम। आप सभी को पता होगा, ये सब आप सभी को पहले से पता होगा, ज्यादा स्कूल में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें जो नीचे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये थ्रस्टर्स हैं सारे। इधर भी आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये सारे के सारे थ्रस्टर हैं। जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ये वाला, ये सारा का सारा सोलर पैनल है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। चंद्रयान-2 के बारे में मुझे ज्यादा आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग अधिक से अधिक इसके बारे में जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे आपको बता दें कि ये आपको जो दिख रहा है ये सैटेलाइट है GSAT-19। GSAT-19 ये सैटेलाइट है, ठीक है ना। और इसको इसी रॉकेट से लॉन्च किया गया था, किससे? GSLV मार्क 3 से। चलिए अब आगे अब आपको बताते हैं कि कैसे इसके फ्यूचर्स मिशन है, यानी भविष्य में कौन कौन से मिशन ये लॉन्च करने वाला है रॉकेट। ठीक है, तो आपको बता दें कि यह 2021 में गगनयान 1 का पहला अनक्रूड फ्लाइट करेगा। 2019 में, मतलब 2021 में, इसी साल दिसंबर में ये पहला गगनयान 1 का अनक्रूड फ्लाइट, यानी कि मानव रहित अंतरिक्षयान, यानी कि बिना इंसानों को बैठा हुए उसको टेस्ट किया जाएगा, जिसको यही लॉन्च करेगा। और 2022 में चंद्रयान-2 के लैंडर और रोवर को भी EPO माने इलेक्ट्रिकल पोलर ऑर्बिट में ये लॉन्च करेगा। चंद्रयान-1 का जो रोवर है, सॉरी, चंद्रयान-2 का जो लैंडर और रोवर था, आपको पता होगा कि ये लैंडर और रोवर दोनों क्रैश हो गए थे चंद्रमा पे। तो ये जो लैंडर और रोवर था, तो इसको फिर से ये लॉन्च करेगा 2022 में। 2022 में इसने गगनयान-2 का दूसरा अनक्रूड फ्लाइट करेगा, यानी कि जैसे कि अनक्रूड फ्लाइट पहला कब होने वाला है? 2021 के अंत में, इस साल के अंत में, दिसंबर में। और 2022 के एकदम शुरुआत में, अंत में उसके इसका दूसरा अनक्रूड फ्लाइट करेगा, यानी दूसरा मानव रहित अंतरिक्षयान को भेजेगा। इसको इसलिए भेजेगा ताकि चेक कर सके कि मतलब जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वो सही है कि नहीं है। और 2022 में ही GSAT-20, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ GSAT-20 का फोटो। ये जो आपको दिख रहा है ये GSAT-20, और ये GSAT-20 को ये इसका अब नाम बदल दिया गया, याद रखिएगा। जो इसरो का नेम लिटरेचर है वो चेंज हो गया है, अब इसका नाम हो जाएगा CMS-03। CMS-03 इसका नाम हो जाएगा। और ये जो GSAT-20 यानी CMS-03 जो है
उसको ये GTO में 2022 में ही लॉन्च करेगा। ठीक है, तो इसका 2 लॉन्चिंग होने वाला है 2022 में। एक तो पहला गगनयान, सॉरी 3 लॉन्चिंग होने वाला है। पहला चंद्रयान 2 का लैंडर और रोवर, और दूसरा गगनयान 2 का दूसरा क्रू फ्लाइट, और तीसरा GSAT-20 यानी CMS-03 का ही GTO में लॉन्च करेगा। यानी 3 फ्लाइट होने वाला है 2022 में। 2023 में इंडिया के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यानी गगनयान 3 को लॉन्च करेगा 2023 में, याद रखिएगा। और ये जिसका वजन वो 7800 किलोग्राम होगा। कितना हो जाएगा? 7800 किलोग्राम यानी 7.8 टन इसका हो जाएगा। इसमें जो सर्विस मॉड्यूल और कैप्सूल का वजन लगभग 3735 किलोग्राम है, 3.7 टन होगा। 3.7 टन इसका वजन होगा। इसका जो तो क्या कहते हैं कि इसका जो सर्विस मॉड्यूल और कैप्सूल होगा। 2024 में ये 2500 किलोग्राम 2.5 टन वजनी वीनस ऑर्बिटर को, आप सभी को पता होगा वीनस ऑर्बिटर मतलब शुक्रायन को ही लॉन्च करेगा 2024 में। 2024 के स्टार्टिंग में ही शुक्रायन को लॉन्च करेगा। फिर उसके बाद उसी समय ये उसी शुक्रायन में भी TBD तथा एटमॉस्फेरिक बैलून लॉन्च करेगा, जो कि एटमॉस्फेरिक टेस्ट किया जाएगा बैलून पे कैसे ये काम कर रहा है। 2024 में सेकेंड मार्स मिशन मंगलयान 2 को भी लॉन्च करेगा GSLV Mark 3। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग मिशन है आने वाले इसके समय में। तो चलिए आपको आगे बताते हैं कि GSLV Mark 3 में आगे चल के क्या क्या अपग्रेड किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसके L110 स्टेज को कैरोसिन मतलब कि कैरोसिन फ्यूल से रिप्लेस कर दिया जाएगा, और इसमें SCE 200 इंजन लगेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ उस इंजन को। इसमें ये वाला इंजन लगने वाला है जो कैरोसिन का उपयोग करेगा, कैरोसिन फ्यूल का उपयोग करेगा और लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग करेगा। इस समय इसका किसका प्रयोग करता है ये आपको बता दें कि इसके जो कोर स्टेज है, इस कोर स्टेज में विकास इंजन का उपयोग होता है, और विकास इंजन लगभग ये हाइपरबोलिक प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करता है N2O4 UDMH का, और उसको रिप्लेस करके और उसके जगह पे कैरोसिन का उपयोग किया जाएगा, कैरोसिन फ्यूल का। और ये लगभग आपको बता दें कि इससे इसकी कैपेसिटी लगभग 6 मीट्रिक टन तक बढ़ जाएगी GTO में ले जाने की। और आपको बता दें SC3CE यानी जो इंजन आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा है ना, ये इंजन कैरोसिन का उपयोग करेगा जो UDMH के को रिप्लेस कर देगा, और 200 टन तक एक्स्ट्रा थ्रस्ट जनरेट करेगा। कितना? 200 टन तक एक्स्ट्रा थ्रस्ट जनरेट करेगा। और इसके 4 क्लस्टर इंजन लगेंगे। आपको पता होगा कि GSLV Mark 2 में Mark 3 में जो अभी आप प्रेजेंट समय में Mark 3 है, उसमें दो विकास इंजन लगे हुए हैं, लेकिन आगे चल के उसके 2 विकास इंजन को हटा के उसमें 4 क्लस्टर जो इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा है SCE 200 इंजन लगाया जाएगा। और आपको बता दें कि ये जो क्लस्टर इंजन लगेंगे इसको बिना स्टेप ऑन बूस्टर के, यानी जो उसके बगल में S200 बूस्टर्स लगे हुए हैं GSLV Mark 3 के, वो बिना बूस्टर के यानी उसके बूस्टर को हटा के वो लगभग 10 टन तक GTO में रख सकेगा। बहुत बड़ी बात है कि बिना उसका उपयोग किए स्टेप ऑन बूस्टर का लगभग 10 टन तक पेलोड को GTO में रख सकेगा। और इसकी अपर स्टेज में सबसे ऊपर अपर स्टेज में इसकी कैपेसिटी को बढ़ा के इसको हाइड्रोजन से चलाया जाएगा। आपको अभी भी पता है आपको कि हाइड्रोजन कैरोसिन फ्यूल का क्रायोजेनिक फ्यूल का इस्तेमाल होता है, लेकिन आगे चल के इसकी फ्यूल कैपेसिटी को भी 50 टन से बढ़ाकर 30 टन तक किया जाएगा। वर्तमान समय में जो इसका अपर स्टेज है उसमें 25 टन फ्यूल भरा जाता है, लेकिन उसको और बढ़ा के 5 टन और फ्यूल भरा जाएगा। उसमें लगभग 30 टन तक फ्यूल इसमें भरा जा सकेगा। और इसकी अपग्रेडेड GSLV Mark 3 की उड़ान 2020 में होना था। आपको पता है कि इसरो का ये सबसे बड़ी बात होती है, सबसे मतलब हमको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इसरो का जो मिशन है बहुत ज़्यादा डिले होते हैं, कुछ पॉलिटिकल कारण की वजह से और कुछ उनके खुद की लापरवाही की वजह से। ठीक है, यही चीज़ हमको बहुत ज़्यादा खलती है, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है अपने देश को देखे। तो आई होप कि ऐसा नहीं होना चाहिए अपने देश में, हम लोग की स्पेस टीम में ऐसा नहीं होगा। हम आप सभी को विश्वास दिलाते हैं। और आपको बता दें कि और इसकी अपग्रेडेड इसका होना था जो उड़ान 2020 में, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और SC 200 इंजन को जो इसका पावर GSLV Mark 3 के क्रूड गगनयान फ्लाइट के लिए लॉन्च नहीं कर पाएगा। मतलब पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसका GSLV जो Mark 3 था उसका उड़ान हो जाएगा, लेकिन इसका उड़ान अभी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका गगनयान 3 फ्लाइट के बाद यानी इसका जो मानव युक्त अंतरिक्ष यान 2023 के बाद ही इसका लॉन्च हो पाएगा। 2019 में एक रिपोर्ट में ये VSSC के डायरेक्टर का मतलब VSSC, मैं आपको बताऊँ VSSC, इसका पूरा नाम अगर किसी को पता होगा तो कमेंट कीजिएगा। VSSC का पूरा नाम होता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसके डायरेक्टर
सर सोमनाथ ने कहा कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन, याद रखिएगा, इसमें जो अपर स्टेज में इंजन लगेगा उसका नाम होगा सेमी क्रायोजेनिक इंजन। उसने उन्होंने कहा 2019 में कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट के लिए तैयार है। और 80 या CE200 यानी जो आपको स्क्रीन पे ये जो इंजन दिख रहा है STE200 इंजन, STE200 में इंजन को एक रिपोर्ट में बताया गया कि यूक्रेन के RD-100, आपको बता दें कि एरियन 5 के अपर स्टेज में उपयोग होता है इसका। RD-110 सॉरी 810 उसमें नहीं होता है, एरियन 5 के अपर स्टेज में उपयोग नहीं होता है, उसमें RD-843 का उपयोग होता है। लेकिन इसमें RD-110 यूक्रेनियन इंजन पर बेस होगा, यानी यूक्रेन का जो इंजन है RD-810 RD, ये याद रखिएगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नाम है इसका। RD-110 जो इसका इंजन है उसी के इंजन पे ये इंजन बेस होगा। कौन? इंडिया का SCE200 इंजन, याद रखिएगा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है SCE200 इंजन यूक्रेन के RD-810 इंजन पे बेस होगा। और ये जो आपको बता दें, इंडिया और यूक्रेन ने 2005 में इस इंजन को लेके साझेदारी मतलब की थी, PET लिखी थी, जिसमें यूक्रेन उसकी टेस्ट कंपोनेंट, यानी इंडिया में जो भी इसका जो टेस्ट कंपोनेंट होगा वो यूक्रेन प्रोवाइड करवाएगा। इस इंजन के टेस्ट के बाद इसे उड़ाया जा सकता है, और इसलिए GSLV Mark 3 का अपग्रेडेड वर्जन यानी कि 2022 में अगले साल इसको उड़ाया जाना संभव हो पाएगा। आपको थोड़ा सा इस जो इंजन है इसके बारे में थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन दे देता हूँ। आपको बता दें कि ये जो है, ये जो पाइप आप लोगों को दिख रही होगी, इसको इसलिए लगाया जाता है जिससे कि ये नोजल को ठंडा किया जा सके। और जो हॉट एग्जॉस्ट है, यानी कि जो ये क्या कहते हैं, हीलियम का जो कंबशन हो रहा है, हीलियम जो प्रेशराइज कर रहा है, उस प्रेशराइज को बाहर निकाला जा सके। और आपको मर्लिन इंजन में भी ऐसा एक देखने को मिल जाएगा। वो क्या करता है, उसका जो धुआं होता है उसको बाहर फेंक देता है, और जो मेनली थ्रस्ट होता है उसको नीचे करता है। क्यों? क्योंकि अगर धुआं भी इसके नीचे इस साइड से आएगा इसको काला कर देगा पूरी तरह से। अब काला करने के बाद इसमें चिपचिपाहट हो जाती है, कार्बन बहुत ज्यादा जम जाएगा। आप सभी को पता होगा जो कैरोसिन होता है वो तो कार्बनिक होता है। अगर किसी के घर में लैंप होगा तो आप लोग देखते होंगे उसके ऊपर से काला धुआं निकलता है, उसी काले धुएं को निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, कैरोसिन मतलब मिट्टी का तेल होता है, इतना समझ लीजिए आप लोग। और आपको बता दें कि इसमें एक बड़ा सा क्रायोजेनिक टैंक लगाया जाएगा जो एल्यूमिनियम एलॉय पर बेस होगा। इसको एल्यूमिनियम एलॉय से बनाया जाएगा। जो इसका ऊपर का क्रायोजेनिक टैंक होगा उसको एल्यूमिनियम से बनाया जाएगा। और इसका नाम आपको बता दें, इस इंजन का नाम CE3.2 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। CE32 इस इंजन का नाम होगा, जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन का डेवलपमेंट अभी किया जा रहा है। ये भविष्य की बातें हैं जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ, भविष्य में इसको लेके क्या होगा। और इसका जो इंजन है, आपको बता दें कि इसका जो इंजन कौन बनाएगा, HAL बनाएगी। HAL का पूरा नाम होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो इंडिया के लिए फाइटर जेट बनाती है। तेजस को भी इसने ही बनाया है। और आगे चल के जो मतलब ये आने वाला है, M का आने वाला है, TDBF आने वाला है, मतलब इंडिया के जितने भी फाइटर प्लेन्स हैं उन सबको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही बनाती है, जिसका शॉर्ट नाम है HAL। आपको बता दें GSLV Mark 3 के लिए बनाया जाना जाएगा ये टैंक, जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ। और इस टैंक की कैपेसिटी लगभग 5,755 किलोग्राम तक बढ़ जाएगी। यानी वो अभी मैं आपको बताया कि इसका पेलोड कैपेसिटी लगभग 5 से 6 टन तक इसका बढ़ जाएगा। और ये रॉकेट की पेलोड कैपेसिटी भी बढ़ा देगा। यानी कि जब इसका थ्रस्ट बढ़ेगा, जब इसका आपको पता है जब इसका थ्रस्ट बढ़ेगा तो आप इसकी कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो आई होप आज का क्लास आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी लोग PDF को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और PDF को डाउनलोड करके हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए और खूब मेहनत से पढ़िए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।